चलो आज हो गया हमारा 19 दिसंबर। ठीक, तो आज का करंट अफेयर देख लो। हिमालयन माउंटेन जो है ना, उसके अलग अलग पासेस वगैरह हम पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं दो पासेस का ये जिक्र आया है आज न्यूज़ में। एक तो चोला पास और दूसरा डोकला पास। तो ये दोनों पास को अभी ओपन कर दिया गया है फॉर टूरिस्ट। हिमालय पे जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं उनके लिए इन दोनों पास को खोल दिया गया है अंडर भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। तो अभी इंडिया में भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव चल रहा है, और इसी रणभूमि दर्शन मतलब हम अपने लैंड का एक तरीके से डिपिक्शन करा रहे हैं, पोर्ट्रेयल करा रहे हैं। तो टूरिस्ट के लिए हमने इन दोनों पास को अभी खोला है। ये दोनों पास के बारे में देख लो बेसिक। तो ये जो चोला पास है ये ईस्ट सिक्किम में लाई करता है, ईस्टर्न हिमालय में है, और ये एकदम इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब है। ठीक, अब डोकला पास देख लो। तो इसी डोकला पास को हम डोकलाम पास भी बोलते हैं। वो जो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, डोकलाम वाला, वही पास है ये। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया भूटान चाइना, इन तीनों देश के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। चुम्बी वैली में ये लाइक करता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है ना, उसके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये पास। तो ये दोनों पास का बस थोड़ा थोड़ा लोकेशन ध्यान में रखना। यूपीएससी हिमालयन पासेस से क्वेश्चन पूछता है, और ये स्पेशली न्यूज़ में आ गए हैं। पहले भी आए थे लेपू लेक पास, सिकपीला पास। शायद वो यूपी पीसीएस में सवाल भी आया है, या ईपीएफओ में किसी न किसी पेपर में आया है सवाल, जो हम लोग 2 महीना पहले अभी सिकपीला पास और लेपू लेक पास किए थे। हाँ, यूपी पीसीएस में ही वो आया था कि इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है उस दो पासेस को लेकर, अभी 2 महीना पहले किए हैं। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक देखो, परमवीर चक्र अवार्ड। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है? तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारी प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है परमवीर दीर्घ दीर्घा एट राष्ट्रीय भवन। तो ये परमवीर दीर्घा का इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट ने राष्ट्रीय भवन में विजय दिवस वाले दिन पे, जिसमें 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी जो हैं उनको दिखाया जाएगा कि किन किन लोगों को ये परमवीर चक्र अवार्ड मिला है। देखो, परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है फॉर ब्रेवरी, करेजियस एक्शंस, जो सोल्जर्स को, आर्म्ड प्रोफेशनल्स को, या जो भी ऑफिसर्स बेल्ट वाले यूनिफॉर्म वाले जॉब में हैं, जो लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्म फोर्स है, उनको उनके वीरता के लिए दी जाती है। अभी तक पूरे इंडिया में मात्र 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। तो उन्हीं 21 लोगों को दिखाने के लिए, उन्हीं 21 लोगों को एक तरीके से रेपुटेशन देने के लिए, जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने परमवीर दीर्घा राष्ट्रीय भवन में इनॉग्रेट किया है, विजय दिवस के दिन इनॉग्रेट किया है, ताकि ये जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं उनको दिखाया जा सके लोगों को, और उनके रेस्पेक्ट में एक तरीके से ये राष्ट्रीय भवन में उनका 21 का फोटोज़ या स्टैचू जो भी वो लगवाए वो लगेंगे। ठीक, अब परमवीर चक्र के बारे में बेसिक देखो। ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, जो ब्रेवरी के लिए, करेजियस एक्ट के लिए, देश के लिए शहादत में, अगर कोई हमारा सोल्जर शहादत देता है तो उनको ये दी जाती है। 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ था ना, 26 जनवरी 1950, उसी दिन से यह परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन एक फैक्ट ध्यान रखना, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब बैक डेट से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये इम्प्लीमेंट 15 अगस्त 1947 से ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो किसी ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए 16 अगस्त 1948 को या 1949 को, तो क्या उनको परमवीर चक्र अवार्ड नहीं मिलेगा? क्योंकि परमवीर चक्र अवार्ड तो 26 जनवरी 1950 को आया है। तो नहीं, उनको भी मिलेगा। ये हम बैक डेट से अवार्ड को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब ही होता है कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ जिस दिन वो आई है उसके पहले से, बैक डेट से वो इम्प्लीमेंट होगी। तो ये परमवीर चक्र अवार्ड इंट्रोड्यूस तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 से ही चल रहा है, कि उस दिन से हमारा जो भी सोल्जर देश के लिए करेजियस ब्रेवियस एक्ट में अपने जान को दिया है, या फिर इवन सर्वाइवल भी है, तो हम उनको अवार्ड ये देते हैं। ये अवार्ड देती कौन है? तो प्रेसिडेंट देते हैं हमारे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन को मिलेगा? तो सारे ऑफिसर्स, मेन हो वुमेन हो, किसी को भी मिल सकता है। किसी भी रैंक के वो आर्मी में हो सकते हैं, हवलदार से लेकर ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, किसी को भी ये मिल सकता है। और सिर्फ आर्मी में ही नहीं, कोई भी ऐसा फोर्स जो लॉफुली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, आईपीएस को मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। ठीक,
लेकिन हाँ, वो बेल्ट वाले जॉब में होना चाहिए, यूनिफॉर्म वाले जॉब में होना चाहिए। आईएएस वाईएएस को नहीं मिलेगा, डीएम वीएम को नहीं मिलेगा। जो वर्दी पहना है उसी को ये मिलता है परमवीर चक्र अवार्ड, ठीक। और ज़्यादातर ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये मरणोपरांत मिलता है, मतलब अवॉर्डेड आफ्टर पोस्थमसली। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मरने के बाद ही मिलेगा, शहादत देने के बाद ही मिलेगा, लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि जिन लोगों की डेथ्स हो जाती है, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनको ये अवार्ड दी जाती है, ठीक। तो ये रूल नहीं है, लेकिन ऐसा जनरली होता है, ऑफन अवॉर्डेड पोस्थमसली। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक न्यूज़ परमवीर चक्र के बारे में, और अभी जो परमवीर दीर्घा हमारी प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है उसके बारे में। अब परमवीर चक्र का डिज़ाइन देख लो, कभी कभी यूपीएससी पूछ देता है। तो ये परमवीर चक्र का डिज़ाइन किसने बनाया है? तो सावित्री खलनोलकर नाम की एक महिला थी जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। ये ब्रोंज का मेडल होता है, सर्कुलर शेप में होता है, इस पे स्टेट एम्बलम बिल्कुल इनक्राइब्ड होता है, वो जो इंडिया का स्टेट एम्बलम है ना, वो इस पे छपा हुआ होता है। इस पे 4 रेप्लिकाज होते हैं इंद्र के वज्र का। हमारे एंशियंट ट्रेडिशन में इंद्र भगवान का वज्र है ना, हम कहानी सुनते हैं ना कि वज्र से हनुमान जी को प्रहार किए थे इंद्र, तो वही इंद्र का 4 वज्र इस मेडल पे दिखाया गया है। शिव जी का त्रिशूल दिखाया गया है। परमवीर चक्र इस मेडल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है। 2 लोटस फ्लावर है इस परमवीर चक्र पे, और 32 mm के पर्पल रिबन में इसको, उस मेडल को माला बनाकर पहनाया जाता है, ठीक। पहले विनर कौन है? इंडिया में पहली बार परमवीर चक्र किसको मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से थे, उनको ये पहली बार मिला था। और अभी तक मात्र 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, जो तुमको हम ऊपर ही बता दिए कि ये 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी का ये राष्ट्रपति भवन में उनका डिस्प्ले किया जाएगा परमवीर दीर्घा में, ठीक। तो ये हमारा बेसिक परमवीर चक्र, उसके डिज़ाइन और जो करंट में न्यूज़ चल रहा है उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया था। अब एक देख लो तीसरा टॉपिक, सीना स्पेक्टेबिलिस। ये क्या है? तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। इन्वेजिव स्पीसीज़ इन्वायरमेंट पे हम पढ़ते हैं, सीधी सी बात, आसान भाषा में समझो। तुम्हारा गली मोहल्ला है, उसमें सारे इंसान लोग रहते हैं, अचानक से एक शेर आ जाए उस गली मोहल्ले में, तो क्या होगा? वो शेर सबको नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो वो शेर तुम्हारे मोहल्ले के लिए इन्वेजिव स्पीसीज़ है, सीधी बात। इन्वेजिव स्पीसीज वैसे स्पीसीज को कहते हैं जो उस इन्वायरमेंट में पाया नहीं जाता है, उस सराउंडिंग में पाया नहीं जाता है, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गया है किसी न किसी तरीके से, और उस इन्वायरमेंट में रहने वाले पूरे पॉपुलेशन, प्लांट स्पीसीज, एनिमल्स, सबको तबाह कर रहा है। जैसे कि तुम्हारे मोहल्ले में सिर्फ इंसान रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, बिल्ली बकरी यही सब रहते हैं, अचानक 2-3 शेर घुस गए। अब वो बिल्ली को भी खा गए, बकरी को भी खा गए, कुत्ते को भी खा गए, इंसान के लिए भी जान का खतरा है। तो तुम्हारे मोहल्ले में सिर्फ कुत्ते बिल्ली ये सब रहते थे, एक शेर घुस गया, तो शेर तुम्हारे मोहल्ले में जो घुसा वो इन्वेजिव स्पीसीज है। ऐसा स्पीसीज जो उस सराउंडिंग में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन किसी तरीके से पहुंच गया है वहाँ, और उसका पहुंच जाने से वहाँ पूरा इकोसिस्टम उस रीजन का तबाह हो गया है, वैसे स्पीसीज को इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। तो ये जो सीना स्पेक्टेबिलिस है ना, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, जो ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट्स में फैल गया है। ये हमारा इंडिया है, इस तरफ ईस्टर्न घाट्स है और इस तरफ वेस्टर्न घाट्स है हमारा। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है ना, इस रीजन में ये सीना स्पेक्टेबिलिस पूरा फैल गया है, और ये जब इन्वेजिव स्पीसीज फैला है तो वेस्टर्न घाट्स के इकोसिस्टम को ये तबाह कर रहा है। बाकी स्पीसीज, प्लांट के, एनिमल्स के जो वहाँ रहते हैं, उनको वो एक तरीके से डिसरप्ट कर रहा है। तो इकोसिस्टम वेस्टर्न घाट्स की ये डिसरप्ट हो रही है, और इन्वेजिव स्पीसीज से यूपीएससी सवाल पूछेगा, हम पक्की बात बता रहे हैं। बहुत न्यूज़ में रहा है 2025 में। इवन जो अभी वो एक होम मिनिस्ट्री का कोई पेपर हुआ था आईबी का, उसमें एक इन्वेजिव स्पीसीज से सवाल आया था। सवाहना का वो एक इन्वेजिव स्पीसीज था जो आसाम में फैल रहा था। करंट अफेयर में हम किए थे। हाइसिंथ, हाँ, हाइसिंथ एक इन्वेजिव स्पीसीज है, वो भी पूछा था आईबी में, होम मिनिस्ट्री सवाल वो पूछा था। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज अभी बहुत न्यूज़ में रहा है, कॉन्टिन्यूस न्यूज़ में आया है, तो ये पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक। तो ये सीना स्पेक्टेबिलिस वेस्टर्न घाट्स में फैल रहा है, ये ध्यान रखना। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है बता दिए। तमिलनाडु ने अभी एक मिशन लॉन्च किया है कि वो इस सीना स्पेक्टेबिलिस को वेस्टर्न घाट से ख़त्म कर देगा 2026 तक। लॉन्च कर दिया है, काम चालू है तमिलनाडु का कि इस इन्वेजिव स्पीसीज को हम वेस्टर्न घाट से हटाएंगे 2026 तक, ताकि वेस्टर्न घाट्स का जो इकोसिस्टम है वो साउंड पीसफुल बना रहे। और ये इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेजिव स्पीसीज रिमूवल प्रोग्राम तमिलनाडु ने शुरू कर दिया है, ध्यान रखना।
2026 तक ये कंप्लीट होगा। अब ये सीना स्पेक्टिबलिस के बारे में देख लो, तो ये फास्ट ग्रोइंग येलो फ्लावरिंग ट्री है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, लेग्यूम फैमिली का है ये। अब नेटिव रीजन कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो साउथ और सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, बोलेविया, पेरू, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इन सब कंट्री में ये देखने को मिलता है। इंडिया में नहीं मिलता है, गलती से पता नहीं कैसे इंडिया में चला आया है और इंडिया के पूरे वेस्टर्न घाट्स को ये तबाह कर रहा है, इसीलिए इन्वेसिव स्पीसीज है। सीधा याद रखना है, इन्वेसिव स्पीसीज तुम्हारे मोहल्ले में शेर घुस गया था, शेर तुम्हारे मोहल्ले के लायक नहीं है, रहने लायक हुआ, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है ही नहीं। अब वो तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच गया है तो चुपचाप कोने में तो बैठेगा नहीं, तबाही मचाएगा। उसके तबाही मचाने से तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो तुम्हारा इकोसिस्टम, तुम्हारा जो लाइफस्टाइल था पूरा डिसरप्ट हो गया ना। तो इन्वेसिव स्पीसीज सिंपली वैसे स्पीसीज को कहते हैं जो एक इन्वायरमेंट में मिलता नहीं है देखने को, लेकिन किसी तरीके से वो वहाँ पहुँच गया है, उसके पहुँच जाने से बाकी जो उस इन्वायरमेंट के रहने वाले पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली, इंसान हैं, सब तबाह हो रहे हैं। ठीक, तो और देखो अब ये करता क्या है सीना स्पेक्टिबलिस, तो ये बड़ा लंबा लंबा डेंस घना लंबा लंबा कैनोपी बना देता है। कैनोपी बनाना मतलब बड़ा घना घना, गन्ने का खेत देखा है वो कितना लंबा लंबा एक पूरा कैनोपी जैसा बना देता है, तो जो नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती है, जिस कारण से ये वो जो वेस्टर्न घाट्स के छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये ग्रोज इन कहाँ कहाँ कल्टीवेट हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ये उग सकता है सीना स्पेक्टिबलिस, तो ये ड्राई मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में ग्रो कर सकता है, सवाहनाज में ग्रो कर सकता है, इवन इन पुअर सॉइल, खराब मिट्टी में भी ये ग्रो कर सकता है। ठीक, इंडिया ओमान कल डिटेल में कर चुके हैं, आंसर राइटिंग भी तुम लोग कर चुके हो, वेस्ट एशिया भी कर चुके हो। इंडिया ओमान के बारे में एक छोटा सा अपग्रेडेशन आया है, बस ये वैल्यू एडिशन है, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, ये आंसर में हमको काम देगा। अब ये कल तक आया नहीं था, आज ही पता चला है। इंडिया और ओमान दोनों देश आपस में सेपा साइन कर लिए हैं। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीधी बात, दोस्त थे अब गले मिल गए हैं, और इसी गले मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्ती होता है तो एकदम से व्हाट्सएप नंबर थोड़ी ना शेयर हो जाता है, पहले टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी शेयर होता है, फिर दोस्ती गहरी होती है तो व्हाट्सएप नंबर शेयर होता है, और फिर जब बहुत गहरी हो गई तो मीटिंग वगैरह भी होते हैं, हम घूमने जा सकते हैं साथ में। तो तुम सीधा समझो, पहले फॉर्मल दोस्ती थी टेलीग्राम इंस्टाग्राम वाली, अभी सेपा हो गया है, तो सेपा में नंबर्स एक्सचेंज हो गए हैं, दोस्ती थोड़ी करीब हो गई है। अब क्या कैसे करीब हो गई है वो अभी बताएंगे। तो सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, थोड़ा और करीब का रिश्ता होता है, और करीब होते होते जब एकदम मीटिंग वाली बात होगी ना तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। तो जब फ़ोन नंबर से पर्सनल मीटिंग की बात आती है तो वो समझो एक तरीके का वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये इसको हम एग्जांपल से तुमको समझाए हैं कि ये सेपा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ नहीं, दोस्ती के लेवल्स हैं कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है। इकोनॉमिक्स में एक आखिरी चैप्टर हमारा बचा हुआ है ना, जो तुमको हम कल ही बताए हैं ग्रुप में, कि हमको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें हम ये सेपा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब पढ़ लेंगे कि कौन से किस लेवल की दोस्ती है। तो अभी इंडिया और ओमान में रिश्ते तो पहले से ही थे, लेकिन अभी सेपा हम कर लिए हैं, मतलब दोस्ती और करीब ले आए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, दोनों को फायदा होगा इससे। अब इस दोनों को फायदा कैसे होगा, तो ओमान प्रोवाइड करेगा इंडिया को ड्यूटी फ्री एसेस टू 98.08% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन, मतलब इंडियन गुड्स के को 98.0% तक का ये टैरिफ लाइंस में ड्यूटी फ्री एसेस मिलेगा, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट का 99.38% कवर करता है। ये डाटा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, याद होगा भी नहीं, आंसर राइटिंग में ना भी लिखो ये डाटा तो चलेगा। तुम्हारे लिए बस काम का इतना है कि इंडिया और ओमान ने सेपा साइन कर लिया है, इसी को हाईलाइट करना है आंसर राइटिंग में, और इससे दोनों को फ़ायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अच्छे होंगे, हमारे बीच ट्रेड बहुत अच्छा होगा, इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। इतना ही लिखा जाता है, ये परसेंटेज नहीं याद रहेगा, क्योंकि इंडिया ओमान का चलो हम किसी तरीके से परसेंटेज याद कर लेंगे, कितने सारे देश हैं, कितने सारे यूनियंस हैं, सबका तुम कहाँ से परसेंटेज याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो करो। तो सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बस ध्यान रखना है। तो ओमान इंडिया को ये प्रोवाइड करेगा, बदले में इंडिया ने भी अपने टैरिफ को लिबरलाइज कर दिया है 77.79% से, जिससे कि ओमान जितना इंपोर्ट कर रहा है, मतलब सॉरी, ओमान जितना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और इंडिया जितना ओमान से इंपोर्ट कर रहा है, उस पर 94.8% जो गुड्स हैं उस पर 77.79% का टैरिफ ऑफ रहेगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना डाटा।
याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस इतना याद रखना है कि सेपा साइन हो गया है, इंडिया ओमान दोनों को फ़ायदा करेगा। इससे ज़्यादा मेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात। इकोनॉमिक पार्टनरशिप लिखेंगे बिटवीन इंडिया एंड ओमान और सीधा एग्जांपल देंगे कि बोथ हैव साइंड सेपा रिसेंटली इन 2025। सेपा साइन होने से दोनों को फ़ायदा होगा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और जो इंडिया ओमान के बीच रिश्ते चल रहे हैं वो और करीब रिश्ते की तरफ आएंगे और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। सेपा के बाद नेक्स्ट स्टेप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही आता है, ठीक। जो तुमको हम बताया ना कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आएगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी चीज़ है ये ट्रेड वगैरह कैसे कैसे हो रहे हैं, क्या क्या रिश्ते होते हैं दोस्ती के दो देशों के बीच, सब देख लेंगे। छोटा सा चैप्टर है वो। तो अभी हमारे काम का इसमें सिर्फ सेपा था, बाकी सारा इंडिया ओमान, इंडिया वेस्ट एशिया करा चुके हैं कल ही। 5वां टॉपिक देखो, डायबिटीज़। ये बड़ा यार गंदा बीमारी है। तो अभी एक इंटरनेशनल डायबिटीज़ एटलस है, एक फोरम है, फेडरेशन है जो कि डायबिटीज़ को लेकर डाटा रिलीज़ करते रहता है। तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ एटलस ने एक डाटा रिलीज़ करी है कि 2024 तक पूरे दुनिया में 500 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और 2050 आते आते ये 500 मिलियन जो हैं धीरे धीरे बढ़कर 900 मिलियन तक चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा केस अभी कहाँ पे है? तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, यूएसए थर्ड नंबर पे है, पाकिस्तान 4 नंबर पे है इन केसेस ऑफ डायबिटीज़, ठीक। डायबिटीज़ है क्या? तो ये बड़ा क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब किसी डायबिटिक पेशेंट के बगल में बैठोगे तो तुमको नहीं फैल जाएगा सर्दी खांसी की तरह। सर्दी खांसी कम्युनिकेबल होता है, ये डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड इशू, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। डायबिटीज़ में होता क्या है? तो हमारा एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज ना इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और इंसुलिन जैसे ही बनाना बंद करता है तो हमारे बॉडी में शुगर डाइजेस्ट नहीं होता है, जिस कारण से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ते जाता है, तो कहते हैं चीनी बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गया है। तो या तो शरीर में पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे या हमारा बॉडी जो है वो इंसुलिन को प्रॉपरली इस्तेमाल करना बंद कर दे, दोनों केस में डायबिटीज़ हो जाता है। अभी डायबिटीज़ के टाइप्स भी पढ़ेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो पैंक्रियाज रिलीज करता है। इसका काम क्या है? शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अब दो टर्म है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई ब्लड शुगर, हाइपर से हाई ब्लड शुगर, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो गया है। और ये जो लो शुगर लेवल है ना, ये हाई शुगर लेवल वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। सीधा वो पेशेंट फेंट करता है, चक्कर आने लगते हैं उसको, लो बीपी हो जाती, सॉरी लो शुगर लेवल जब ब्लड में होता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है हाई शुगर लेवल से। तो ये ध्यान रखना, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना उनको सडन शुगर लेवल डिक्लाइन होने का भी खतरा रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। तो हाइपर और हाइपो दो टर्म ध्यान रखना, प्रीलिम्स में घुमाकर वो पूछ सकते हैं। लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर ना लिखकर वो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया लिख देंगे तो कन्फ्यूज मत होना। अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ देख लो। तो डायबिटीज़ मेनली 3 तरीके के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक होता है, एक टाइप 2 और तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा? ये इसमें ना ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का। मतलब हमारा बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स थे ना, उसको हमारे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारे शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है, इसलिए हमको डेली इंसुलिन लेना पड़ता है। इंजेक्शन हम इंसुलिन का डेली लेते हैं, तब जाकर हम मेरे बॉडी की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ कन्फ्यूज मत होना। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसने अपने आप डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, वैसे सेल्स को पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बना रहे हैं, उसको हमारे ही इम्यून सिस्टम ने, हमारे ही पैंक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण से पैंक्रियाज अब इंसुलिन बना नहीं रहा है, तो हमको डायबिटीज़ हो गया। क्योंकि इंसुलिन ही शुगर लेवल को मेंटेन करता है, शुगर को डाइजेस्ट इंसुलिन ही करता है। अब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ब्लड लेवल में शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमको एडिशनल आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस हम रोज़ सुबह शाम खाते टाइम लेते हैं। हम बहुत अच्छे से तुमको समझा सकते हैं क्योंकि मेरे पापा सुबह शाम ये 2-2 टाइप के इंसुलिन लेते हैं, हाईली डायबिटिक हैं। तो ये मतलब बिल्कुल मैम रोज़ देख रहे हैं ये चीज़। और ये ज़्यादातर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में होता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 देख लो। टाइप 2 डायबिटीज़ में ना इंसुलिन तो बन रहा है,
पैंक्रियाज ठीक ठाक है, इंसुलिन बन रहा है, लेकिन हमारा शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया है, मतलब इंसुलिन हमारा बॉडी, मतलब जो इंसुलिन बन रहा है वो हमारे बॉडी से एकदम रेसिस्ट हो चुका है, हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको वो इंसुलिन डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। टाइप 1 में इंसुलिन था ही नहीं, इसलिए शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स टाइप 1 में। टाइप 2 में सब ठीक ठाक है, इंसुलिन भी बन रहा है, लेकिन बॉडी पचा ही नहीं रहा है शुगर को, वो इंसुलिन शुगर लेवल को हमारे बॉडी में पचा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी ही एकदम रेसिस्टेंट हो गया है, ठीक। और टाइप 2 टाइप की डायबिटीज़ जो है ना, ये ज़्यादा होती है इंडिया में। 90 मतलब ओवरऑल ग्लोबली भी देखो और इंपॉर्टेंटली इंडिया में देखो तो 95% जो डायबिटीज़ के केसेस हैं ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, ठीक। तीसरा आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जो मदर है उसमें अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये दोनों के लिए फ्यूचर में खतरा है, बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी, कि उनको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो ये 3 तरह के डायबिटीज़ हैं। छठा टॉपिक देखो इथुनेसिया, ये फंडामेंटल राइट का बेसिक स्टैटिक पॉलिटी का टॉपिक है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर सुनवाई कुछ कर रही है। एक लड़के के रिगार्डिंग ये इथुनेसिया की कंप्लेन को देख रही है। कंप्लेन क्या देख रही है, वो देख रही है कि अलाउ करना है कि नहीं, तो वो हमारे काम का नहीं है, मेन हमारे काम का है इथुनेसिया, जो कि आज न्यूज़ में है। तो देखो इथुनेसिया होता क्या है, प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। मतलब कोई एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत बीमार है या कोमा में चला गया है या एकदम अब उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वो बच ही नहीं सकता है, किसी हाल में नहीं बच सकता है, 6 महीना साल भर से आँख ही नहीं खोला है, कोमा में पड़ा हुआ है, तो कितना वो सफरिंग में है। तो वैसे पेशेंट्स के लाइफ को एंड करने के लिए, ताकि उस पेशेंट की सफरिंग ख़त्म हो जाए, इथुनेसिया एक टर्म है जो यूज़ होता है, ताकि उस पेशेंट के लाइफ को हम ख़त्म कर दें, एक तरीके से उसको डेथ के करीब हम पहुंचा दें, उसकी डेथ को अचीव होने में हम उसकी हेल्प कर दें, ताकि उसकी जो सफरिंग्स है उसको हम ख़त्म कर सकें। अब इथुनेसिया भी 2 टाइप का होता है, एक तो एक्टिव और एक दूसरा पैसिव। एक्टिव इथुनेसिया में क्या होगा, किसी पेशेंट के शरीर में कोई जहर डाल देंगे, कोई इंजेक्शन डाल देंगे, जिससे कि वो पेशेंट मर जाएगा। ये इंडिया में अलाउड नहीं है, बहुत सारे देशों में ये अलाउड नहीं है। पैसिव इथुनेसिया हमारे इंडिया में अलाउड है। पैसिव इथुनेसिया में क्या होता है कि हम बाहर से कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई पेशेंट है, बहुत सफरिंग में है, कोमा में है, तो हो सकता है वह हॉस्पिटल पे हो, हॉस्पिटल सपोर्ट पे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के सपोर्ट पे हो, कॉन्टिन्यूसली उसको पानी चढ़ रहा है, वो वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, इसलिए वो जिंदा है। डॉक्टर सीधा कह रहा है कि वेंटिलेटर से 1 मिनट के लिए इसको हटाएंगे, इसकी जान चली जाएगी। तो उस केस में अगर उसके परिवार वाले एकदम करीबी हैं, वो कंसेंट देते हैं, तो पैसिव इथुनेसिया को फॉलो इंडिया में किया जा सकता है। पैसिव इथुनेसिया मतलब जिस सपोर्ट सिस्टम पे वो टिका हुआ है, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम पे, उस सपोर्ट सिस्टम को हम विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि वेंटिलेटर पे है तो उसको हम वेंटिलेटर से हटाकर एक नॉर्मल बेड पे लिटा देंगे, जब तक वो सर्वाइव कर सकता है कर ले। और एक्टिव में कोई ऐसा टॉक्सिक इंजेक्ट कर देते हैं जानबूझ के कि ये डेथ हो जाए। तो एक्टिव तो अलाउड ही नहीं है, पैसिव अलाउड है, और वो भी बड़ा आसानी से अलाउड नहीं है। बड़े इसमें 2 मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेशन चाहिए, जुडिशियरी का सर्टिफिकेशन चाहिए, तब जाके होता है, इतनी आसानी से नहीं अलाउड है। अब ये पैसिव इथुनेसिया इंडिया में अलाउ कैसे हुआ, तो भैया एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, कॉमन कॉज केस 2018 में। इस 2018 वाले कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और रिकॉग्नाइज किया कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, जो राइट टू लाइफ और डिग्निटी की बात करता है, उसने उसी आर्टिकल 21 में ये भी राइट है कि एक इंसान डिग्निटी के साथ मर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राइट टू डाई विथ डिग्निटी कब रिकॉग्नाइज किया, 2018 के कॉमन कॉज केस में, और इसी केस के अकॉर्डिंग पैसिव इथुनेसिया को अलाउ किया गया। ये तो हो गया पहली बार राइट टू डाई का रिकॉग्नाइज हुआ, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 से लिंक किया सुप्रीम कोर्ट ने, और पैसिव इथुनेसिया को अलाउ किया 2018 कॉमन कॉज केस में। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथुनेसिया को रिकॉग्नाइज कब किया था, तो एक अरुणा सहानबाग केस था। यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में हम पढ़ते हैं, यह नर्स की कहानी है ना, याद आ रहा है। अब उसको हम शुरू करेंगे ही कहानी को, तो करंट अफेयर से हट के पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। तो अरुणा सहानबाग केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया था कि पैसिव इथुनेसिया ठीक बात है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और 2018 में कॉमन कॉज केस में हमने पैसिव इथुनेसिया को अलाउ किया ऑन ग्राउंड्स ऑफ राइट टू डाई विथ डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, तो उसी राइट टू लाइफ और लिबर्टी में डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार
है एक इंसान के पास, तो उसी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया गया। इतना आसानी से नहीं होता है ये पैसिव यूथनेसिया, दो मेडिकल बोर्ड की सर्टिफिकेट चाहिए, बड़ा वेरिफिकेशन होता है, जुडिशियरी फिर अल्टीमेटली अलाउ करती है, तब पैसिव यूथनेसिया का प्रोसेस शुरू होता है, और एक्टिव तो अलाउड ही नहीं है। ठीक, लास्ट टॉपिक आज का देखो, डेजर्ट साइक्लोन। ये डेजर्ट साइक्लोन कुछ नहीं, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएई के बीच होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बस आज का करंट अफेयर इतना ही, दैट्स इट। चलो टेक केयर। कितना देर का बना वीडियो? ज़्यादा देर का तो वीडियो बना नहीं है, ऑलमोस्ट ये तुम्हारा 7-8 टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आ सकते हैं करंट अफेयर में। ठीक, तो चलो टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।